आज आपको हम शिक्षक भर्ती के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे। 9 मार्च को होने वाला है, तो आज आप तैयार हो जाएं। आपको आज और कल 2 दिन इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस चैप्टरों का हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और उस चैप्टरों से संबंधित क्वेश्चंस और अभ्यास उसका पूरा कर लीजिए। तो आज हम कुछ स्टार्टिंग लेंगे डायमेंशन से, जिसमें बीमा है, प्रतिशत त्रुटि है, उसका हम फिर इस तरह से टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उन पर डिस्कशन करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट में, ये आपको हेल्प मिलेगा। तो जैसे देखिए, हम शुरू करते हैं। बीमा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग सभी वनडे एग्जाम में जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, डायमेंशन का प्राय ही क्वेश्चंस रहता है, चाहे वो परसेंटेज एरर के रूप में हो या डायरेक्ट डायमेंशन का हो या किसी कांस्टेंट मेजरमेंट के लिए हो। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन या बीमा के लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आता है वो बीमा नियतांकों के लिए होता है। जैसे कि कोई समीकरण दिया गया, भौतिक समीकरण, उसमें उपस्थित नियतांक की बीमा ज्ञात करिए, इस तरह से दिया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं इक्वल टू एच न्यू, आप जानते हैं एच प्लांक नियतांक है। इसका कहा जाता है कि आप बीमे सूत्र ज्ञात करिए। तो एच के लिए तो आप डायरेक्ट ई है, एनर्जी बताया जाता है, ऊर्जा, और न्यू जो लिखा जा रहा है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। तो एच का डायमेंशन आप ई बाई न्यू रखकर ज्ञात कर लेंगे। एनर्जी के लिए डायरेक्ट आप जानते हैं mL2T-2, फ्रीक्वेंसी का आपको मालूम होगा T-1। तो इसको रखिए mL2T-1। तो आपने देखा प्लांक कांस्टेंट का बीमे सूत्र ज्ञात कर लिया गया भौतिक राशियों की सहायता से। लेकिन जो एच कांस्टेंट है, इसी तरह से आपको आर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इस तरह कांस्टेंट के लिए, या आपको विस्कस कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक, इनके बारे में अलग से आप ज्ञात कर लें। एच के बारे में, कैपिटल जी के बारे में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, श्यानता गुणांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनकी बीमाएं आप तैयार करें, उनको याद कर लें। बीमा में आपको नियतांकों के लिए दिया जाता है अलग से। जैसे वान डेर वाल गैस इक्वेशन आप पढ़ते हैं वास्तविक गैसों के लिए, वान डेर वाल गैसीय समीकरण, तो उसको आप देख सकते हैं। लिखा गया है म्यू इक्वल टू 1 मोल के लिए। तो इसमें ए और बी नियतांकों की बीमाएं ज्ञात करिए, कहा जाता है, या बीमे सूत्र ज्ञात करिए, ये बताया जाता है। तो बहुत आसान तरीका आपको हम बता दें। वे भौतिक राशियां जिन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, उनकी बीमाएं एक समान होना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स दे आर डायमेंशनली इक्वल। तो जहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे, उनको आप इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए, P में A बाई बी स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, B में B को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन अलाउ तभी होगा जब इनके डायमेंशन या यूनिट सेम होंगे। तो आप P प्रेशर करते हैं, P का जो डायमेंशन या यूनिट होगा वो A बाई बी स्क्वायर के इक्वल होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो P इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए। आपने देखा
ए का डायमेंशन यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो ए के लिए आप पी का डायमेंशन लिखेंगे प्रेशर का, और वॉल्यूम का लिखेंगे, स्क्वायर है मीटर क्यूब, तो यहाँ L की पावर 6। प्रेशर का F/A, तो mL5T-2। कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपने ए का निकाल लिया, बी का निकालना है। तो आप जानते हैं जो बी का डायमेंशन होगा वही बी का होगा, अर्थात L³ डायमेंशन होगा बी का। तो इस तरह से आप बी और ए का डायमेंशन ज्ञात कर लिए। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए। इस तरह से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जैसा हम लिख रहे हैं along positive x direction, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव along पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो दिखाया गया है समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण x की दिशा में। तो यहाँ y विस्थापन a आयाम, x भी जो है विस्थापन से जुड़ा है, कोणीय वेग और कोणीय तरंग संख्या ये समय से जुड़ा है। तो आपसे कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ के का बीमी सूत्र या बीमा ज्ञात कीजिए। तो के का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए ओमेगा टी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस इन लगा है, आप ध्यान दे रहे होंगे ये माइनस लगा है। तो इस तरह से जो डायमेंशन ओमेगा टी का आप लेंगे वही के एक्स का होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि के एक्स इक्वल टू ओमेगा टी या के इक्वल टू ओमेगा टी बाई एक्स। ओमेगा का टी माइनस 1, टी का टी होगा, एक्स का एल। देखिए यहाँ -1 + 1 मल्टीप्लाई करिए, टी की पावर 0, ऊपर लाइए इसको L-1। तो आपने देखा इस तरह ये के का डायमेंशन आ गया। क्या हमने ट्रिक बताया कि जिन भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाई जाए उनकी विमाएं एक समान होनी चाहिए या उनकी विमेय सूत्र बराबर होना चाहिए, क्योंकि उनकी मात्रक एक समान होंगे। तो इस तरह से जहां भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे उनको आप इक्वल कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम इस बेसिस देता है जैसे पावर वगैरह में, तो आप ध्यान दे सकते हैं P = P0 e की पावर -α T/x²। e को एक्सपोनेंशियल भी ले सकता है, ex करके P0 प्रारंभिक दाब और ये अंतिम दाब है, x इन मीटर, t टाइम इन सेकेंड, P0 एंड P रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर। तो इस तरह से आपने देखा। तो कहा जाता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन आपको डिफाइन करना है। तो देखिए किसी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर पावर लिखा जाए
तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, इनकी पावर पर जो भी वैल्यू लिखी गई है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, उनको डायमेंशन लेस मानेंगे। और डायमेंशन लेस मानने के लिए एक तरफ इनको लिखिए, दूसरी तरफ केवल 1 लिख दीजिए, क्योंकि m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, तो डायमेंशन जो लेस है उनका मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएगा। तो हम एक तरफ जैसे इसको पूरी को कह रहे हैं लिखने के लिए, तो अल्फा टी बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लीजिए। देखिए हो गए आप अल्फा तो एक्स स्क्वायर बाई टी माने दीजिए एल टू टी माइनस 1। तो आपने ज्ञात कर लिया क्या नहीं होता है लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फंक्शन हो, पावर के रूप में कुछ लिखा गया हो, तो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा उनके पार्ट को 1 मान लीजिए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो उनको इक्वल करिए, बस इतना ही। और बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस जो हैं वो आपको करना ही होगा, वो याद रखनी होगी। तो आपने देखा कि इजी है। एक दो ट्रिक आपको अगर ध्यान हो, एक तो कांस्टेंट कार्ड निकालिए और उनको अलग अलग करके दिखाइए, और इस तरह की वैल्यू दिया गया है। लेकिन डायमेंशन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो परसेंटेज एरर के रूप में दिया जाता है डायमेंशन के अलावा। तो परसेंटेज एरर के लिए अगर देता है तो कुछ आप फॉर्म हेल्प कर दे रहे हैं और उससे आप परसेंटेज एरर भी निकालिएगा। कॉमन फार्मूला ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एरर में हम लोग रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, इसको आप हिंदी में सापेक्ष या अनुपातिक त्रुटि के रूप में ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टेक का चांस ये भी रहता है कि वनली एरर, तो आपको रिलेटिव एरर अगर आपने ज्ञात किया है तो उसमें से वनली एरर के लिए वैल्यू अलग करना होगा। तो हम कुछ हेल्प कर रहे हैं एरर वाले में, आप देख लीजिए। जैसे एरर को हम ई सिंबल दे रहे हैं, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज के लिए। डेल एक्स को आप एरर के रूप में लेते हैं, वैसे इसको मॉड लेकर हम लोग एब्सोल्यूट मीन एरर की वैल्यू भी लेते हैं, जो कि नेगेटिव अलाउ नहीं करते हैं। या इसी को हम लोग अल्पतमांक या लीस्ट काउंट के रूप में भी लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डेल एक्स को हम लोग त्रुटि के रूप में अल्पतमांक से अथवा मीन या माध्य निरपेक्ष त्रुटि के माध्यम से ज्ञात करते हैं, जबकि एक्स को स्टैंडर्ड वैल्यू या प्रमाणिक मान जो दिया गया होता है वो रखा जाता है। तो डेल एक्स को हम कहाँ कहाँ से लिख सकते हैं, ये एक दो प्रॉब्लम में आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसे डेल एक्स को हम लिस्ट काउंट के रूप में समझा रहे हैं। एक्स की वैल्यू जो आपको दी गई है 10 मीटर, या पॉइंट लगा दें, ये दी गई है एक्स की वैल्यू 10.0 मीटर। तो जो डेल एक्स आपको लेना होगा, लास्ट वाले 0 या कोई भी डिजिट हो, 0 से 9 के बीच कोई भी हो, या 9 भी हो सकता है, तो आप उसके लिए सिर्फ 1 ही लिखेंगे। जहां डेसिमल पॉइंट है वहां डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, बाकी सिर्फ आपको 0 लिखना है। जैसे 01 तो 00, जितने भी नंबर होंगे उतने 0 लिखे, तो आपको लिस्ट काउंट मिल गया 0। ऐसे तो आपने ध्यान दिया, लिस्ट काउंट मालूम हो गया, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एरर देख लीजिए। पॉइंट हटा दीजिए तो 100 और 100 कैंसिल होगा, 1%। लेकिन आपको शॉर्ट में एग्जाम में थोड़ा सा और हम हेल्प कर दे रहे हैं। जो वैल्यू दी गई है उसका पॉइंट हटा दीजिए डेसिमल, और 100 में उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने दिया होता है
0, तो आप सीधे 100/50 कर दीजिए। पॉइंट हटाइए, ऊपर 100 लिख लीजिए। 100/50 2%। वैसे देख लीजिए, हम x की वैल्यू 5.0 मीटर लिख दिए। तो इधर इन द मेजरमेंट ऑफ x, तो आपको डायरेक्ट हम समझा रहे हैं। 100 लिखिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए, 2% डायरेक्ट इधर हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है एरर मेजरमेंट बाय लीस्ट काउंट। तो आसान तरीका है, कम समय में आप कर सकते हैं। लेकिन x को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं, जैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट का डिफरेंस भी लेकर हम लोग रखते हैं, वो डेल एक्स को शो करता है। तो डेल एक्स को हम लोग चेंजेस वैल्यू के रूप में भी, जैसे इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ है, इनका चेंजेस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू नीचे लिखते हैं। स्टैंडर्ड जो इनिशियल हो गया उसको रख दिया। तो आपका डेल एक्स बाई एक्स ये कॉमन फॉर्मूला है। ये रिलेटिव के लिए है या फ्रैक्शनल एरर के लिए है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे सिर्फ एरर जानना चाहता है, तो उसमें जो x लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सॉल्व करने के बाद। जैसे ये लिखा है, परसेंटेज हटा दे रहे हैं। अब आपने कोई वैल्यू सॉल्व कर लिया, मान लीजिए कि सॉल्व करने पर k आ गया, सिर्फ एरर बताना है, k इंटू एक्स कर दीजिए, एरर की वैल्यू आ गया। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपसे कहा क्या जा रहा है, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में आपको एक पॉइंट बता दें, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आप याद रखिएगा। अर्थात हम सापेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि में, जैसे हम मैक्सिमम चर्चा निरपेक्ष त्रुटि के लिए करेंगे या सापेक्ष त्रुटि के लिए, लेकिन जो डिस्कशन है वो यही पॉइंट होगा कि त्रुटि ज्ञात करते समय त्रुटियों का सदैव योग होता है, सिर्फ मिनिमम एरर को मेजरमेंट करते समय छोड़कर। मिनिमम एरर प्राय कहा नहीं जाता है, तो इसीलिए हमने एक लैंग्वेज बना दिया, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। त्रुटि का प्रकृति में सदैव योग होता है, जोड़ा जाता है, चाहे भौतिक राशियों का आपस में गुणा हो, चाहे उसमें भाग हो या जोड़ हो या घटाना हो। जैसे देख सकते हैं x इक्वल टू ए बी, कोई ए और बी मेजरमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। तो आपको x के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि के रूप में याद करना हो, तो डेल एक्स बाई एक्स, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, डेल ए बाई ए, डेल बी बाई बी इंटू। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने ऐड ही किया है। डेल ए आपको समझा चुके हैं कैसे लेना है। पॉइंट में जो वैल्यू दिया है, ए की कोई वैल्यू होगी, पॉइंट हटाकर उसमें 100 में उससे डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से। जैसे 2.0 है तो 100 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, 100/20। यहाँ 5.0 है तो यहाँ 100/50 परसेंटेज से दिया जाएगा। तो ये है मल्टीपल। या आपको डिवीजन में भी देखिए, ए बाई बी, तो ये सेम आंसर। और यहाँ जो मेजरमेंट होगा इसके लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे, डेल एक्स बाई एक्स, ये मैक्सिमम एरर के रूप में लिया जाता है, 100% इक्वल टू सेम आंसर। ये यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों केसेस में आपको हमने हेल्प किया, ऐसे इधर ज्ञात कर लिया जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज एरर के लिए इस तरह से कोई पार्ट दिया गया हो, पावर के रूप में होगा तो आपको ये हेल्प मिल जाएगा। देखिए जैसे लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्टील 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम के लिए del V by V इंटू 100। पावर को पहले ले आइएगा del R by R इंटू 100। तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से डेंसिटी का है B = m/V डेंसिटी में। तो ये जैसे हमने अलग किया था del D by D इंटू 100%, यहाँ del M by M इंटू 100 प्लस del D by V इंटू 100% अलग कर दीजिए। तो ऐसे आप देखिए पावर में होगा पहले लेकर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या और भी कोई क्वांटिटी हो जैसे देखिए A की पावर M, B की पावर M, C की पावर J। तो आप मैक्सिमम एरर में प्लस ही लिखिएगा, सबको प्लस ही लिखना है। माइनस मिनिमम एरर के लिए अपान वाले के लिए करते हैं जो पूछा ही नहीं जाता है। तो x के मापन में देखिए del x by x इंटू 100%, पावर को पहले ले आइएगा m del a by a n del b by b प्लस j del c by c। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100%। तो परसेंटेज एरर में हमने आपको हेल्प किया। उदाहरण में कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हम आपको दे दे रहे हैं, जैसे आवर्तकाल वगैरह के लिए T = 2 पाई L by G। सरल लोलक के आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि जबकि लंबाई में परिवर्तन हो या G में हो, तो जैसे हम लेंथ में दे रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज एरर के लिए T = √L, इसको लेके चल रहे हैं। J = कांस्टेंट, G को हम कांस्टेंट दे रहे हैं तो इसमें आता है 1 प्लस del L by L की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100%। आप इसकी वैल्यू रखिएगा, जो भी एरर दिया होगा यहाँ पर शो करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे एरर बहुत कम शो करता हो 1%, 2%, 3%, 4%, तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। जैसे हम लेंथ के मापन में परसेंटेज एरर दे रहे हैं कि 2% है, तो देखिए इसका पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। और हम इसको शो कर रहे हैं 2%, तो 2% में 2 से डिवाइड करिए तो T के मेजरमेंट में 1% की एरर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ रूट लगा हुआ है 1/2 होगा। जैसे इसमें हम 3% देते हैं एरर, तो आप 3/2 कर दीजिए तो ये 1.5%। यहाँ 4% एरर देते हैं तो हाफ कर दीजिए 4 का 2%। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनल में है। लेंथ को डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो शॉर्ट ट्रिक है, सॉल्व भी नहीं करना होगा। अब जैसे लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो आवर्तकाल के मापन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आपको हमने 2% कहा है तो आप उसमें 2 का हाफ कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर 1%। अगर आपने लेंथ इंक्रीज किया है तो इसमें इसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो, 2 का 1% इंक्रीज होगा। तो ये है डायरेक्ट आंसर देने के लिए परसेंटेज एरर का। तो आपने देखा परसेंटेज एरर डायमेंशन से क्वेश्चंस इस तरह आ जाते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज है हमने आपको हेल्प किया।
आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे दें जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको जल्दी, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो 4-6 महीने नहीं 8-8 महीने की क्लास चलते हैं वो 1 घंटे में तो आपको नहीं बताया जा सकता है कि हम 1 घंटे आपको बताएं और आप एग्जाम में जाकर दे दें, सब लिख कर आएँ। तो हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर्स का नाम लें, उनके कुछ फॉर्मूले बताएं जिन पर बेसिस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम गिने चुने चैप्टरों का नाम लेंगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम ले रहे हैं। इनमें कुछ फॉर्मूले लिख दे रहे हैं जिनके बेसिस प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे हम 4-6 चैप्टरों 8 चैप्टरों का नाम लेंगे, उनमें कुछ थ्योरी कुछ पॉइंट बताएंगे, उनको आप पढ़िए और एग्जाम जाकर दीजिए। जैसे हम लिए इधर डायमेंशन का, अब मॉडर्न फिजिक्स सीधे हम आ रहे हैं। आपको मॉडर्न फिजिक्स में हम दे रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो उसमें देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहता है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय मेटल सरफेस इन यूनिट सेकेंड आर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है। टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ऐसे डिवाइड आप करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो यहाँ से टाइम में देखिए डिवाइड है, तो यहाँ भी आप टाइम का फैक्टर ले सकते हैं डिवाइड करके बैलेंस करने के लिए। जैसे ये अपान में ही है, हमने इसके साथ दिखाया है। तो फर्क क्या है कि एनर्जी का टाइम रेट लेंगे तो वो पावर को भी शो करता है। पावर जैसे बल्ब है तो कह देगा कि 60 वाट के बल्ब द्वारा येलो कलर का वेवलेंथ या वाइट कलर का वेवलेंथ इमिट हो रहा है। तो बताइए 1 सेकेंड में कितने फोटॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो E/T को हम P पावर के लिए लिख दे रहे हैं। पावर यूनिट वाट में होगा और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन h में होगा या hc/λ। तो अब आप रख लेंगे। देखिए h आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट, इसको आप जानते हैं। और c स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा है वेवलेंथ। तो इस तरह से आप इसमें इनकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे और जो मान आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पावर वगैरह दिया रहता है, आपको रटना नहीं होगा। जितना भी पावर दिया होगा 34, 36 जो भी दिया होगा आप रख कर सॉल्व करेंगे और यहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन पर सेकेंड ज्ञात हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा 36, 34 जो भी है वही रिटर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने देखा इमिशन पर सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और आपको हम पॉइंट दे रहे हैं। जैसे आइंस्टीन का सिद्धांत दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, उस पर भी प्रॉब्लम होता है। जैसे जो एनर्जी दी गई है एक फोटॉन द्वारा वो h है। जो एनर्जी आपको दी जा रही है फोटॉन द्वारा h है और यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में, और शेष एनर्जी कार्यफलन के रूप में व्यय होती है जो मेटल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन को हम लोग वर्क फंक्शन को h0 या hc/λ से ज्ञात करते हैं। hc/λ से ज्ञात करते हैं यहाँ पर।
और काइनेटिक एनर्जी को आप mv² से ज्ञात करते हैं, या आपको E/V से भी दे रहे हैं, जहाँ V0 को कट ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, संस्था विभव कहा जाता है। ध्यान दे रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कोई एक पार्ट जो भी हेल्प लेना हो रख कर सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। वर्क फंक्शन दिया हो तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो आप मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। इससे भी आता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट की गई है वर्क फंक्शन से कम है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 होगी, अर्थात कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो सीधे आप जान सकते हैं, या एनर्जी का जो फंक्शन है ऐसे देखिए hν, तो आपतित विकिरण की आवृत्ति μ0 से ज़्यादा होगी तो फोटो एमिशन संभव होगा। और ऐसे एक ग्राफ भी दिखाया गया है। इसी को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, और ये गतिज ऊर्जा है। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। और ये जो पार्ट दिखाया गया है नेगेटिव वैल्यू, इसको हम लोग वर्क फंक्शन के रूप में लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू, और ये लाइन शो किया गया है। तो ये रिलेशन दिखाया गया है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इस तरह से आपको हमने फोटो एमिशन में 1-2 पॉइंट्स दिए हैं जिस पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। इनके अलावा लेनार्ड और मिल्कन एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस पर निर्भर करती है, तो जो प्रकाश आपतित किया जाता है उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये आप ध्यान देंगे, और इसका ग्राफ भी ऐसे है, देख सकते हैं। ये देखिए, तीव्रता बढ़ाने पर करंट या धारा का मान बढ़ता है। आवृत्ति दोनों में सेम रखा गया है। इसको कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, संस्था विभव। और इधर धारा या करंट के लिए दिखाया गया है, फोटो करंट कहा जाता है। ये वोल्ट में है और ये एम्पियर या मिली एम्पियर। तो ये ग्राफ आपको बताया गया है, तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की संख्या बढ़ती है जिससे धारा का मान बढ़ता है। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं है, जबकि आवृत्ति नियत है, अर्थात I1 I2 दोनों पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक ही समान होगी। यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जिसको स्टॉप किया जा सकता है E/V0 के बराबर होगा। तो ये संस्था विभव इलेक्ट्रॉन पर आवेश गतिज ऊर्जा, यहाँ से वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं 12mv² रखकर। लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात आवृत्ति को अगर आप चेंज कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती जाएगी। लेकिन तीव्रता को चेंज करेंगे आपतित प्रकाश की तो उसमें धारा में परिवर्तन होगा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये हमने 4-5 पॉइंट आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बताया। लेनार्ड मिल्कन का एक्सपेरिमेंट, और अभी आपने सुना आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और उसमें इससे पहले हाउस का भी एक्सपेरिमेंट है जो कि हिस्टोरिकल है। नंबर ऑफ फोटो एमिशन के बारे में हमने आपको बताया।
बाकी मॉडर्न फिजिक्स में आपको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, जिसको आप पढ़ते हैं, डी ब्रागले की थ्योरी, जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के गुणों की व्याख्या करता है। तो वो भी अच्छा टॉपिक है। प्रकाश में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों गुण पाया जाता है, ये डी ब्रागले ने बताया। और डी ब्रागले वेवलेंथ निकालने के लिए दिया भी जाता है। तो इस तरह से आप उसमें लेमडा और एच और पी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे P = m × v लिखा जाता है यहाँ पर। इसी तरह से E = m × c² लिखा जाता है। यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं। C को v के इक्वल माना गया है, तो E = mc × c या E = p × c। E की जगह h म्यू, p × c, म्यू की जगह c/λ, तो hc/λ p × c। तो यू कैन सी p की वैल्यू आपको जो मिला h/λ या λ ऐसे काम पे। तो यहाँ से डी ब्रागले वेवलेंथ आप याद कर सकते हैं। ये पार्टिकल के लिए वेव नेचर लिया गया है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से आप ये भी नोट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है P²/2m, या P की वैल्यू h²/λ²/2m। यहाँ से लैम्डा आप निकाल सकते हैं h/2mE सब। अब यहाँ पर जो मिस्टेक होता है वो सुन लीजिए। लैम्डा हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर प्रॉब्लम में दे दिया कि अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए, तो मास वगैरह चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग उस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी Q × V से शो किया गया है। जैसे हम देते हैं अल्फा पार्टिकल, तो Q की जगह 2E आपको लेना पड़ जाएगा चार्ज। हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको E × V लेना होगा। तो डिफरेंस समझ रहे होंगे। जो कॉमन ऑब्जर्वेशन दिया गया है इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है, जो कॉमन फार्मूला है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और कोई नाम देता है तो आपको फार्मूले की बजाय वैल्यू रख कर ज्ञात करना होगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए n × E n1 रख देंगे, E की वैल्यू E × V। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से संबंधित वेवलेंथ तो h/2mE, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E × V, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है। सब शॉर्ट में इसी को हम लोग रख कर ज्ञात करते हैं। लगभग 12.24/√V एंगस्ट्रॉम आ जाता है। इनकी वैल्यू रखकर तो आप डायरेक्ट अगर भी यहाँ दिया जाए, जैसे 25 वोल्ट पर 100 वोल्ट पर आपसे कहा जाए अल्फा पार्टिकल से संबंध तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, रंग आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं पॉइंट्स जो ध्यान देने होंगे आपको। तो ये हमने बताया मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए। फिर एक्सपेरिमेंटल में ये भी होता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया था कि तरंग प्रकृति की पुष्टि किस तरह से होती है, कणों में तरंग प्रकृति का गुण कैसे पाया जाता है, या हम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या किसी इलेक्ट्रॉन बीम से स्कैटर्ड जो है वेव नेचर को शो करता है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी भी है, लेकिन ये मेन पॉइंट है जिनको आप तैयार करके जाएंगे तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगा। तो हमने आपको 2 चैप्टरों की चर्चा किया, जैसे डायमेंशन है, परसेंटेज एरर है, मॉडर्न फिजिक्स है में, इसमें हमने
एक्सरेज भी इसी तरह से छोटा सा चैप्टर है, आप अगर ध्यान देंगे तो एक्सरेज भी करके जा सकते हैं, जो इजी होगा। एक्सरेज में सिर्फ आपको एक्स किरणों की उत्पत्ति के लिए कोलिजनल का कोलिज ट्यूब जिसको आप कहते हैं, तो इसमें एक्सरेज का रेंज 0.1 से 10 और 10 से 100, बुकों में ज़्यादातर 1 से 10, 10 से 100 लिखता है, तो ये भी सही है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में 0.1 से 10 और 10 से 100 लिखता है। तो आप देखिएगा रेंज जो देगा ओवरलैपिंग का भी रेंज कभी कभी देने लगता है, एक्सरेज का गामा से 0.1 में दे देता है। तो ध्यान रखिएगा जो शॉर्ट वेव लेंथ होंगे उनकी हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, वो कठोर या किरणें कहलाते हैं एक्सरेज। लेकिन जिनका लार्ज वेव लेंथ जैसे 10 से 100 बता रहे हैं वो सॉफ्ट एक्सरेज में आते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज का डिस्कशन होता है। हार्ड एक्सरेज कैंसर कीमोथेरेपी में, सॉफ्ट एक्सरेज जो है आपका सिटी स्कैन वगैरह या और भी आप कलर डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासाउंड्स का पार्ट है, उसमें एक्सरेज भी लिख कर आता है। डाइजेशन संबंधी चीज़ों का जो है इमेज के लिए भी एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरेज का एक छोटा टॉपिक है, इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल भी है बहुत ईजी है, E = h ν = E/V या ν = AV/h, ν को C/λ, AV/h या λ HC/AV। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन से संबंधित लिए हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पर n/e इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर ये अल्फा पार्टिकल 2e कर लीजिए प्रोटॉन है तो इसी के इक्वल हो जाएगा। वोल्टेज वगैरह दिया रहता है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 7 5 ये स्टार है नियर अबाउट अपॉन V एंगस्ट्रॉन रखकर ज्ञात कर लेते हैं। तो यह वेवलेंथ रिलेटेड विद एक्सरेज ये प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर याद रखिएगा, जैसे अगले वेवलेंथ में नीचे रूट रहेगा, चाहे तो उसको आप पूरा रूट ऐसे भी याद कर सकते हैं 150/V। अगले वेवलेंथ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और ये है रिलेटेड विद एक्सरेज, यहाँ पर रूट है यहाँ रूट नहीं है, एंगस्ट्रॉन में ये भी है एंगस्ट्रॉन में ये भी है। तो एक्सरेज और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशंस ये टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, डायमेंशन है इस पर हमने टॉपिक आपको दिया है, तो इनको आप ध्यान दे सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे न्यूक्लियर वगैरह है, तो न्यूक्लियर भी इजी चैप्टर है, आपको केमिस्ट्री का भी हेल्प मिलेगा, फिजिक्स का भी हेल्प मिलेगा न्यूक्लियर से संबंधित। तो इसमें आप क्या करिएगा, ये सारे फॉर्मूले जैसे n = n0 ½ या कैपिटल T = n T½ या इस तरह से भी आप लिखते हैं n = e⁻. तो इसमें लैम्डा के टर्म में भी होता है, इसको एक्टिविटी के टर्म में भी लिखा जाता है। डिकेज कांस्टेंट के टर्म में टोटल टाइम है, यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा टोटल टाइम। विल्सन स्थिरांक जिसको डिकेज कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, इनिशियल और इफ रिमेनिंग अमाउंट, तो इनमें से टोटल टाइम, हाफ लाइफ, ऑर्डर ऑफ डिके, इनिशियल अमाउंट, रिमाइंडर अमाउंट, तो ये सब फॉर्मूले हैं जो जुड़े हुए हैं। या आप ये भी लिखते हैं जैसे कि औसत आयु, माध्य आयु के लिए भी आप लिख लेते हैं। तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट हैं जिनमें मीन लाइफ के बारे में प्रॉब्लम दिया जा सकता है और इनका रिलेशन भी हाफ लाइफ से कहा जा सकता है। तो ये फॉर्मूले आप देख लेंगे
तो हेल्प मिलेगा और इजी भी है। जैसे वेक्टर स्थिरांक के लिए कहता है तो 0.6932/TR, या इसका रिवर्स देता है तो T½ को आप रिवर्स करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको ये ध्यान देना होगा, नाप के संलयन वाले में भी आपको और विखंडन वाले में भी क्रियाएं जो है नाप की ऊर्जा वाले हैं, इनको आप पढ़िएगा। जैसे कि विखंडन के लिए कृत्रिम विखंडन में है कंट्रोल रिएक्शन और अनकंट्रोल रिएक्शन। कंट्रोल रिएक्शन में आपको जो परमाणु भट्ठी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में दिया जाता है, तो उसमें ये देख लीजिएगा कंट्रोलर कौन सा है, कौन सा इसके लिए मॉडरेटर का काम करता है, फ्यूल क्या है, कूलिंग इफेक्ट क्या है। तो इनसे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान दें तो बहुत इजी चैप्टर्स हैं और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में हेल्प करता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सुन लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जो है आप डायोड का क्रिया, तो आप जानते हैं दिष्टकारी ट्रांजिस्टर का क्रिया जो है प्रवर्धक का होता है, तो अर्धदिष्टकारी, पूर्णदिष्टकारी और प्रवर्धक की तरह ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की तरह भी कार्य करता है। तो इस तरह से, और इनमें से जो लॉजिक गेट हैं उनमें 3 बेसिक गेट्स आप इजीली पढ़े होंगे, एंड गेट, आर गेट और उनसे संबंधित नॉट गेट। लेकिन यूनिवर्सल गेट में भी जाता है जिसमें नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में बताया जाता है। तो यूनिवर्सल गेट दोनों नाम हमने लिया, जिसमें नॉर और नैंड गेट है। इनसे हम 3 बेसिक गेट्स प्राप्त कर लेते हैं तीनों, जिसमें आर, एंड और नॉट गेट होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनके सिंबल वगैरह जैसे A+B, A.B वगैरह इजी हैं, इनको आप देख लेंगे। और ट्रांजिस्टर में हमने अभी बताया, जैसे ट्रांजिस्टर के उपयोग में ऑसिलेटर की तरह भी है और एम्पलीफायर की तरह है। इसी तरह से डायोड का है, रेक्टिफायर की तरह से है। और डायोड जो वाल्व भी आप पढ़े होंगे, तो उसमें PN जंक्शन है ये सेमीकंडक्टर के लिए, जबकि वाल्व में डायोड वाल्व है। ट्रांजिस्टर ट्रायोड वाल्व के स्थान पर रखा गया है। तो ये आपको कुछ हेल्प है। तो उसमें डायोड्स में भी देख लीजिएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के लिए, जैसे इसमें डिस्कशन होता है जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग है, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है। तो आप फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में जो बताए गए हैं डायोड, उनको जैसे पढ़ना है आपको, फोटो डायोड पढ़ लीजिए, जेनर डायोड है, फोटो सेल है, इनसे संबंधित थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस तरह से अब जैसे एटम्स वाले में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वेवलेंथ वगैरह जैसे 1/λ R/Z² 1/N1² - N2²। अब यहाँ से लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट जो भी आप सीरीज पढ़ते हैं उनको आप तैयार कर लेंगे। इसमें टोटल एनर्जी पर भी आता है -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एटम्स से संबंधित जो है टोटल एनर्जी सीरीज वगैरह आप ध्यान देंगे तो ये भी पूरा हो जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, एक्सरेज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बताया, न्यूक्लियर वाले पार्ट में आप केवल फॉर्मूले वगैरह बेसिस ध्यान दे देने में खिलाया जाता है। सक्रियता के बारे में मात्रक भी पूछ लेता है कि सक्रियता क्या है, इसका मात्रक क्या, विक्टन पर सेकेंड। अदर यूनिट्स में आपको रदरफोर्ड है, बेकुलर है, इस तरह से भी पूछा जाता है, या क्यूरी है, और इनके मात्रक वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया, आज वीडियो क्लोज कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर और इससे डायमेंशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है। इन चैप्टरों को आप पढ़िएगा। मैग्नेट वाले में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लौ चुंबकीय पदार्थ और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण वगैरह ध्यान दीजिएगा। इनमें कन्फ्यूजन होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कुछ हिस्सा अनचुंबकीय में आप याद कर लेते हैं, अनचुंबकीय वाला प्रतिचुंबकीय में चला जाता है।
तो डायामैग्नेटिज्म, पैरा और फेरो। फेरो वालों में कॉमन आपको तो याद है, जिसमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा एल निको शब्द भी आता है इसमें। और इस तरह से टाइटेनियम भी है इसमें, कुछ मिक्सचर के रूप में एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट के साथ हम जिंक भी मिक्सचर में ले लेते हैं। तो इनमें से और भी है जो इसका एक सपोर्ट है। लेकिन जैसे अब निकिल और कोबाल्ट में कंफ्यूजन होता है, सल्फेट लगा दिया, आयरन सल्फेट है या इसमें निकिल का है कोई सल्फेट पार्ट है, तो वो फेरो की बजाय आप पैरा में बताएंगे। ऑक्सीजन का कुछ कंफ्यूजन होता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा फेरो में। तो जो डायाफेरो हैं वो सॉलिड, लिक्विड में आ जाते हैं, गैस या लिक्विड और गैसेस में भी आ जाते हैं, लेकिन फेरो प्रायः सॉलिड में ही शो किया गया है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हिस्टैरिसीस लॉस का भी चर्चा होता है, जिसमें रिटेंटिविटी है, कोरेस्टिविटी है, उस पर देखिएगा, जिसमें कि शैथिल्य हानि की चर्चा होती है और धारणशीलता की, निग्राहिता की चर्चा होती है। तो इनको आप अध्ययन करेंगे तो चुंबकीय पदार्थ और इनके गुण व्यवहार, इन पर क्यूरी का इफेक्ट, टेम्परेचर इत्यादि, तो आप इसको आसानी से पूरा कर लेंगे। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पढ़िएगा और इनको आज रिवाइज करिए। तो हम कल के लेक्चर में आपको जो है मैकेनिक्स का, लाइट और हीट के बारे में कुछ कंसेप्ट दे देंगे या सिंपल सर्किट का, तब तक इनको आप तैयार करिए। सिंपल सर्किट में आप केवल जो है इसको देख लीजिएगा, किरचॉफ पर एप्लीकेशन देख लीजिएगा, पोटेंशियोमीटर पर एप्लीकेशन देख लीजिए पोटेंशियोमीटर का, और गैल्वेमीटर, वोल्टमीटर कन्वर्जन पढ़ लीजिए। इनको आप देख लीजिए, इनसे प्रॉब्लम आपको मिल जाते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही वीडियो क्लोज करते हैं। आप तैयारी में लगे रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। इस समय हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन पर जो है कम लोगों ने ध्यान दिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। हम कल फिर नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।